अगली सुबह नाश्ते के बाद सरवत अपने मोहल्ले और शहर के हालात जानने के लिए चला गया। मैंने उसे हिदायत की कि अगर सूरत हाल इजाजत दे तो पुलिस हेडक्वार्टर से ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने की कोशिश करे और खुसूसन डीसीपी साहिबजादा की वापसी के बारे में ठोस इत्तला मिल जाए तो मुझे लाहे अमल मुरत्तब करने में आसानी हो जाएगी। सरवत ने वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और मुमकिन हुआ तो साहिबजादा की हवेली का भी चक्कर लगाएगा। सरवत की जल्द वापसी का इम्कान नहीं था, लिहाजा मैंने वक्त गुजारी के लिए अपने पिस्तौल की अच्छी तरह सफाई की और दोनों मैगजीन भी लबालब भर लिए। दोपहर के वक्त सरवत की वालिदा ने मेरे इनकार के बावजूद मुझे खाना खिला दिया। भूख तेज न होने के बावजूद बघारे बैंगन और मीठे ने हाथ रुकने न दिया। बिलाखिर सरवत वापस लौट आया। खुशी और जोश के मिले जुले तासुरात से उसका चेहरा दमक रहा था। मेरे पूछने से पहले ही वो बोलता चला गया। पुलिस ने उन तीनों की लाशें और उनके पास मौजूद भारी असलहा बरामद कर लिया है। उसके बाद पुलिस ने अपनी मुदीयत में अरापली और अरविंद के कत्ल का मुकदमा तो आशुतोष, आशीष और हिमांशु के खिलाफ दर्ज किया ही है। कीर्ति का कत्ल भी आशुतोष के जिम्मे लगा दिया गया है। मैंने कहा, बहुत खूब, ये बताएं साहिबजादा की वापसी की कोई खैर खबर मिली आपको? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताता हूँ। पहले आशुतोष के बारे में तो पूरी बात सुन लें। उसके खिलाफ खतरनाक नाजायज असलहे का भारी जखीरा रखने का मुकदमा अलहदा कायम किया गया। आशीष की लाश के पास से बरामद होने वाली स्टेन गन को भी आशुतोष ही की मिल्कियत ठहराया गया है। इतलात के मुताबिक पुलिस को महबूब नगर और गिरदोनिवाह में होने वाले डाकों और लूटमार की दीगर वारदातों में आशुतोष और उसके गिरोह के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मिलते जा रहे हैं और अब उसका बचना मुश्किल है। आशुतोष के साथ उसके चंद और गुर्गे भी गिरफ्तार हुए हैं। ताहम उसका दस्ते रास्त राजशेखर हवेली पर छापे के मौके पर फरार होने में कामयाब हो गया था और आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद से रूपोश है। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही है। वो ठहरा, लेकिन मेरे चेहरे पर दर्ज सवाल देखकर वो फौरन ही दोबारा गोया हुआ। बोला, मुझे पुलिस हेडक्वार्टर से पता नहीं चला तो मैं साहिबजादा की हवेली चला गया। वहां से मालूम हुआ कि साहिबजादा की बरतरफी या तबादले की कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। हैदराबाद में उन्हें हैजे का आरिजा लाहक हुआ था। वो 2 दिन शिफा खाने में दाखिल रहने के बाद अपनी हवेली में आराम कर रहे हैं। ताहम यहाँ रूनुमा होने वाले वाकयात की इत्तला उन तक पहुंच चुकी है और कवी इम्कान ये है कि वो 2-3 दिन तक यहाँ पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्तरिब हो गया। कहा, यार, अगर उन्हें यहाँ की हालात पूरी तरह काबू में आने की रिपोर्ट मिल गई तो अपनी अलालत के बायस शायद वो यहाँ वापसी का इरादा मजीद चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दें। मेरा ख्याल है सरवत भैया, मेरा यहाँ रुक कर उनका इंतजार करना बेसूद है। मैं खुद हैदराबाद पहुँचकर उनसे मिल लेता हूँ। मैं शाम को यहाँ से निकलूं तो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। उनकी हैदराबाद वाली हवेली का तफसीली पता तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। सरवत ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कहा, मैं आपकी ज़हनी कैफियत समझ सकता हूँ और आपकी बात में वजन भी है। गैर मुसद्दिका मुद्दत तक उनका इंतजार करने की बजाय खुद साहिबजादा के पास हैदराबाद पहुँचने का इरादा भी मुनासिब है। लेकिन मेरा मशवरा है कि एक इम्कान ये भी जहन में रखें कि यहाँ के हालात में हंगामा खेज उतार चढ़ाव से वाकिफ होने के बाद ऐन मुमकिन है कि वो यहाँ आने के लिए रवाना हो चुके हों या होने वाले हों। ऐसा न हो कि आप उधर हैदराबाद पहुँचे और साहिबजादा यहाँ तशरीफ ला चुके हों। सरवत की बात में वजन था, लेकिन उसके मफरूजे से उलट सूरत हाल मुझे ज्यादा नाकाबिल कबूल लग रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा, सरवत भाई, एक बात बताइए, क्या आपके जानने वालों में कोई काबिल एतमाद फोटोग्राफर शामिल है? कोई ऐसा शख्स जिससे हम बेफिक्र होकर किसी हसास रुक्के की तस्वीर बनवा सकें? मेरी बात सुनकर सरवत चौंका, फिर कुछ सोचकर बोला, मेरे एक करीबी दोस्त के भाई का फोटोग्राफी का स्टूडियो है और उनके पास 2 जापानी कैमरे हैं। हम उनसे पूरे एतमाद के साथ ये काम करवा सकते हैं। लेकिन आप किस रुक्के की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, मैंने आपको बताया है ना कि मैं एक अहम रुक्का साहिबजादा तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन वो इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं और यकीन से कहना मुश्किल है कि वो कब तक यहाँ पहुँचेंगे। मैं उनका इंतजार करने की बजाय खुद हैदराबाद जरूर जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका बताया हुआ इम्कान यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर है वो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पहुँच गए तो वो रुक्का उन तक नहीं पहुँचेगा और मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसका मेरे नजदीक बेहतरीन हल ये है कि मैं असल रुक्का अपने साथ हैदराबाद ले जाऊं और फोटोग्राफ की शक्ल में उस रुक्के का अच्छा सा अक्स आपके पास छोड़ जाऊं, ताकि अगर साहिबजादा मेरी गैर हाजिरी में यहाँ वारिद हो जाएं तो आप उनके हवाले कर सकें। सरवत ने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत अच्छा ख्याल है, मैं अभी शकील को कैमरे समेत यहाँ बुला लेता हूँ। मैंने कहा, इतना बखेड़ा पालने की जरूरत क्या है भाई, रुक्का लेकर उसके पास चले जाओ, अपने सामने फोटोग्राफ बनवाओ, धुलवाओ और नेगेटिव के साथ प्रिंट ले आओ। ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे का काम है।
सरवत ने कहा, आप ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने घर के निचले हिस्से में पूरा सेटअप कर रखा है, हाथ के हाथ काम हो जाएगा। अगर मुनासिब लगे तो आप भी साथ चलें। अब शहर में हालात खतरनाक नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं जितने कम लोगों की नजरों में आऊं उतना मेरे और आपके हक में बेहतर है। उसने कहा, अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। वो रुक्का मेरे हवाले कर दीजिए, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ, शायद उसे ढूंढना भी पड़े। रुक्का सरवत के हाथ में सौंपते हुए मेरा दिल धड़का। अगर ये इससे किसी तरह तलफ या गुम हो गया तो? लेकिन फिर मैंने अल्लाह के भरोसे उसे थमा दिया। कहा, शहर की मजीद ताजा तरीन खबरें भी हासिल करने की कोशिश करना। अगले तकरीबन 2 घंटे दबे दबे इस्तराब के आलम में गुजरे। बिलाखिर जीने पर आहट हुई। सरवत के चमकते चेहरे ने उसके बोलने से पहले ही बता दिया कि वो कामयाब लौटा है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रुक्के का फोटो प्रिंट बहुत साफ सुथरा और वाजे था। तहरीर का एक एक लफ्ज साफ पढ़ा जा रहा था। मैंने तारीफ की तो सरवत ने कहा, बहुत मेहनती और हुनरमंद बंदा है जावेद भैया, मेरी बहुत इज्जत करता है। सब कुछ छोड़कर मेरा काम किया और बहुत इसरार के बावजूद एक धेला नहीं लिया। मैंने कहा, फिर तो वाकई बहुत भला आदमी है। ये बताइए कि शहर की सूरत हाल या पुलिस की सरगर्मियों के बारे में कोई ताजा खबर मिली? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, पुलिस ने आशुतोष और उसके टोले की 11 लूटमार की वारदातों के मुद्दइयों की दरखास्त पर नए सिरे से रपट लिखी है। उनमें से 2 वारदातों में 3 लोग मारे भी गए, जिनके कत्ल के मुकदमात भी आशुतोष के खिलाफ कायम किए जा चुके हैं। यूं समझ लें कि हर गुजरते लम्हे के साथ कानून का फंदा उसकी गर्दन के गिर्द कसता जा रहा है। मैंने कहा, शहर में उसके हक में तो बात नहीं की जा रही। सरवत ने मेरी बात सुनकर शिद्दत से नफी में सर हिलाया। बोला, सूरत हाल इसके उलट है। लोगों में आशुतोष के खिलाफ इश्तियाल पाया जा रहा है। खुसूसन आशीष और बाकी 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद आशुतोष के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी रखने वालों को भी अरापिली और अरविंद के कत्ल के बारे में पुलिस के दावे पर यकीन आ गया है। सुनने में आया है कि कल या परसों पुलिस की तरफ से अपने हेडक्वार्टर में आशुतोष की हवेली से बरामद होने वाली हलाकत खेज हथियारों के भारी जखीरे की आम नुमाइश की जाएगी, जिसके बाद बाकी अवाम भी आशुतोष के खिलाफ हो जाएगी। मुझे तो यकीन है कि अब खुद आशुतोष के गिरोह में से वादा माफ गवाह सामने आएंगे। मैंने कहा, बस अब राजशेखर पुलिस की पकड़ में आ जाए, फिर तो इस टोले का खासी हद तक कलाकमा हो जाएगा। सरवत ने इस बात में सर हिलाया। बोला, मेरा ख्याल है वो कर्नाटका की तरफ फरार हो गया है। खैर, बचकर कहाँ जाएगा, सरकार उसे गिरफ्तार करवाने पर इनाम रख देगी। मैंने सरवत की तायद की और सरस्वती के पैगाम का फोटोग्राफ दोबारा उसके हवाले करते हुए कहा, मेरी रवानगी के बाद अगर वाकई साहिबजादा यहाँ पहुँच जाएं और तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो उन्हें बताना कि ये पैगाम उन तक पहुँचने में पहले ही कई दिन की ताखीर हो चुकी है। लिहाजा वो मेरा इंतजार करने की बजाय इस पैगाम पर फौरी अमली कार्रवाई का सोचें। मैं बराह रास्त उनसे गोटी में मिलूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा यहाँ आ जाऊंगा। सरवत ने मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज गौर से सुना और फिर कुछ सोचकर कहा, मेरा मशवरा है कि हैदराबाद से गोटी वापस जाते हुए मुझसे मिलकर जाइए। शायद मेरे पास आपके लिए साहिबजादा की कोई इत्तला या पैगाम मौजूद हो और आपको उसके मुताबिक अपना आइंदा का लाहे अमल मुरतब करने में आसानी हो। मैंने कहा, बहुत मुनासिब तजवीज है, मगर मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द रवाना हो जाना चाहिए। बेहतरीन सूरत हाल यही है कि मैं साहिबजादा इमादुद्दीन से हैदराबाद में मुलाकात करने में कामयाब हो जाऊं। सरवत ने कहा, मुझे आपके इरादे पर कोई एतराज नहीं है। शहर के हालात लगभग मामूल पर आ चुके हैं। अब आपकी गाड़ी बाहर निकाल कर लाने में कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, तो अम्मा हुजूर से इजाजत लेकर मैं निकलता हूँ। गाड़ी लेकर वहीं से रवाना हो जाऊंगा। मेरे मना करने के बावजूद सरवत की वालिदा ने मेरे लिए खाना बांध दिया और ढेरों दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया। मेरी गाड़ी बाहिफाजत मेरी मुंतजिर थी। सरवत मेरी रवानगी के वक्त खासा दिलगीर दिखाई दिया। खुद मेरे भी कुछ ऐसे ही जज्बात थे। हालात की नौयत के बायस 2 ही दिन का साथ हमें जज्बाती तौर पर काफी करीब ले आया था। शहर की सड़कों से गुजरते हुए अंदाजा हुआ कि सरवत का बयान दुरुस्त था। महबूब नगर के हालात तेजी से मामूल की तरफ वापस आ रहे थे। मुझसे कहीं किसी ने बास पुर्स नहीं की, हत्ता कि मैं कर्नाटका हैदराबाद हाईवे पर वाक़े भूतपूर्व कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंच गया। मैंने रफ्तार कुछ बढ़ा ली थी, लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद मुझे सड़क किनारे पुलिस का एक नाका दिखाई दिया। वहां सब गाड़ियों को रोका जा रहा था और मैं देख सकता था कि वहां से गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। मेरा माथा ठनका, ताहम मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत से ड्राइवर नाके पर तैनात पुलिस वालों से बहस कर रहे थे, इसलिए गाड़ियां खासी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थीं। बिलाखिर मेरी बारी भी आ गई।
मैंने पुलिस एहलकार की जोड़ी को बगौर देखा और फिर इंग्लिश में पूछा, क्या मसला है ऑफिसर, आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? मेरी बात सुनकर उनमें से एक ने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा, साहब आगे बहुत खतरा है, अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। आगे गणेश मंदिर के साथ ऐन सड़क पर एक मकान पर काबिज डाकुओं का एक गिरोह पुलिस के घेरे में आ गया, लेकिन वो हथियार फेंकने की बजाय पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस के 2 जवान जख्मी हो चुके हैं, इसलिए हम ट्रैफिक को वापस भेज रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। मैंने कहा, लेकिन मुझे हाईवे पर जाना है, मैं महबूब नगर वापस जाकर क्या करूंगा? हवालदार ने कहा, मजबूरी है साहब, लोगों की जिंदगी खतरे से बचाने के लिए हमें ये हुक्म मिला है। आपके पास तेज भागने वाली मोटर है, आपको करनौल रोड से जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करें कि हसनपुर से निकलने वाली छोटी सड़क से हाईवे पर चले जाएं। रास्ता 2-3 मील लंबा हो जाएगा, लेकिन आप हिफाजत से पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, चलो ठीक है, ये बता दें कि ये हसनपुर वाली सड़क कहाँ से मिलेगी? उसने जल्दी से कहा, 2 फरलांग पीछे उल्टे हाथ पर मोड़ आएगा। अब जल्दी से गाड़ी मोड़े साहब, पीछे वाले ड्राइवर हॉर्न बजा रहे हैं। ये खामखा की उलझन मुझे एक आंख न भाई थी, लेकिन मैंने उसकी हिदायत पर अमल करके गाड़ी वापस मोड़ने में ताखीर न की। वाकई लगभग 2 फरलांग बाद मुझे एक छोटी सड़क दाएं तरफ जाती नजर आई। मैंने गाड़ी उस पर डाल दी और दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। पहले दोनों तरफ आबादी चलती रही, फिर मैं खेतों के दरमियान आगे बढ़ने लगा। गालिबन खासी नाहमवार होने की वजह से उस सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहुत कम थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की कतार आगे बढ़ रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि ये सड़क रफ्ता रफ्ता दाएं तरफ खम खाकर भूतपूर्व वाली सड़क के मुतवाजी आगे बढ़ने लगी है और दोनों सड़कों का बाहमी फासला भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 मील रहा होगा। मुझे खुशी हुई कि ज्यादा लंबा घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। तभी मुझे लगभग 50 गज आगे सड़क पर चंद गड्ढे दिखाई दिए। मैंने रफ्तार कम कर ली और तकरीबन रेंगने के अंदाज में गड्ढे पार करने लगा। तभी अचानक दाएं और बाएं तरफ लगे दरख्तों के अकब से 2 अफराद जस्त लगाकर सड़क पर आ गए। उन दोनों के हाथों में लहराते पिस्तौल देखकर मेरे आसाब झंझना उठे और ब्रेक पर पांव का दबाव बेसाख्ता बढ़ गया। गाड़ी की रफ्तार पहले ही हद दर्जे सुस्त थी। ब्रेक लगाते ही हल्का सा झटका खाकर रुक गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही न मिल पाया। उन दोनों ने पलक झपकते में माहिराना अंदाज में मुझे निशाने पर ले लिया। फिर ड्राइविंग सीट की तरफ वाले पिस्तौल बरदार ने मेरे करीब पहुंचकर दुरुस्त लहजे में कुछ कहा। मुझे उसकी जबान से निकला एक लफ्ज भी समझ नहीं आया, अलबत्ता पिस्तौल की नाल और बिगड़े तेवर बता रहे थे कि वो कोई बेलचक फरमाइश कर रहा है। मैंने उसका मफहूम समझने की कोशिश की। उसने अपना हुक्म दोहराया। इससे पहले कि मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, उसका साथी गाड़ी का दूसरी तरफ वाला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और मुझे पिस्तौल की जद पर रख लिया। उसके साथी को उसकी ये हरकत अच्छी लगी। वो भी गाड़ी के सामने से घूमकर अपने साथी की बगल में आबरा जमान हुआ। अब उन दोनों ने मुझे निशाने पर ले रखा था और उनमें से पहले वाला फिर मुझे कुछ कह रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तेलुगु से नावाकिफ होने का राज छुपाने के लिए मुझे अब गूंगा बहरा होने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन ऐन उसी वक्त मेरी बगल में बैठे पिस्तौल बरदार ने सूरत हाल समझ ली और टूटी फूटी हिंदी में सख्त लहजे में मुझसे मुखातिब होकर लगभग डपट कर बोला, कोई चितराई दिखाने की गलती न करना बाबू, हमको तुम्हारा गाड़ी की जरूरत है, जो हम कहते हैं करते जाओ। उसके लहजे में हेजान और इस्तराब नुमाया था, जैसे जरा सी भी मजाहमत पर लबलबी दबा देगा। मैंने अपने लहजे में झूठ मूठ का खौफ लाते हुए कहा, तुम्हें गाड़ी चाहिए तो आओ ले लो, मैं अपना सामान लेकर उतर जाता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके साथी ने नफी में जोर जोर से सर हिलाकर उससे भी ज्यादा नाकिस हिंदी में कहा, हमको गाड़ी चलाना नहीं आती, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ। उसके लहजे में भी बेताबी की फरावानी थी। मरता क्या न करता कि मिस्ताक मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। खुदा जाने ये दोनों खबीस कौन हैं और क्या चाहते हैं। तहम उनके तौर तरीकों से उनके कबील का बखूबी अंदाजा हो रहा था। मेरे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे मालूमात से महरूम करके फरार होने की बजाय ये गाड़ी साथ ले जाने पर बज़िद थे। मैंने उनका मकसद समझने तक कोई मौका मिलने के बावजूद मज़ाहमत न करने का फैसला किया। गाड़ी दरमियानी रफ्तार से निस्फ फरलांग ही आगे बढ़ी होगी कि एक कच्चा रास्ता सीधे हाथ पर बढ़ता नजर आया। अचानक मेरे पहलू में मौजूद तमंचा बरदार ने हुक्म सादर किया, गाड़ी इस रास्ते पर मोड़ लो, परंतु चौकसी से। नाफरमानी की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैंने रफ्तार हल्की करके स्टीयरिंग कच्चे रास्ते की तरफ घुमा दिया और गाड़ी हल्के हल्के हिचकोले खाती आगे बढ़ने लगी। उस रास्ते के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ इक्का दुक्का खुदरौ झाड़ियां और दरख्तों का सिलसिला चल रहा था। हमारा सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। एक जगह मुझे गाड़ी रोकने को कहा गया।
मैंने जो ही ब्रेक लगाया, बाहर की तरफ बराजमान स्याहरू पिस्तौल बरदार जल्दी से उतरा और झाड़ियों के दरमियान गुम हो गया, जबकि दूसरे ने पीछे हटकर जरा ज्यादा चौकस होकर मुझे निशाने पर लिए रखा। मैं गाड़ी को इस बेढंगे रास्ते पर लाने और यहाँ रुकवाने की मंतिक समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे बाएं तरफ से एक दर्दनाक कराह सुनाई थी। मैंने चौंक कर उस तरफ नजर दौड़ाई तो देखा गहरी सांवली रंगत वाला पिस्तौल बरदार एक तवील कामत शख्स का दायां हाथ अपनी गर्दन में हमायल करके सहारा देकर गाड़ी की तरफ ला रहा था। उसने दूसरे हाथ में एक छोटा सा सूटकेस भी उठा रखा था। मैंने नौवारिद का बगौर जायजा लिया। उसकी उम्र 35 और 40 साल के दरमियान रही होगी। मजबूत गठा हुआ बदन, गंदुमी रंगत, चेहरे पर छिदरी स्याह मूछें। उसे वजीह कहा जा सकता था, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ी हुई थी। मुझे उसकी अबतर हालत की वजह भी फौरन ही समझ आ गई। उसका खाकिस्तरी चोला नाफ के करीब सुर्ख हो रहा था और उस जगह एक गंदा सा पटका लपेटा गया था। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वहाँ गोली लगी है। उस जैसे मजबूत जिसामत वाले शख्स का तकलीफ बर्दाश्त न कर पाना बता रहा था कि उसकी हालत कितनी अबतर है। उसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। अब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि ये दोनों पिस्तौल बरदार यकीनन इसी मकसद के लिए मुझे गाड़ी समेत अगवा करके यहाँ लाए थे। मैंने उस जख्मी शख्स की नाजुक हालत भांपते हुए कहा, इसे पिछली सीट पर लिटा दो, जल्दी करो, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। काला शख्स जख्मी का सर अपनी गोद में रखकर पिछली सीट पर बैठ गया। मुझे गाड़ी को मोड़ने में मुश्किल पेश आई, लेकिन मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि जल्द से जल्द वापस सड़क पर पहुंच जाऊं। वो तीनों अपने हुलियों और चाल ढाल से मुझे कोई अच्छे लोग नहीं लगे थे। ताहम उस जख्मी की हालत देखकर बेख्तियार मेरा दिल चाह रहा था कि उसे बिला ताखीर किसी अच्छे अस्पताल तक पहुंचा दूं। शायद उस कड़ियल जवान की जिंदगी के अभी कुछ दिन बाकी हों और मेरी मदद से ये राह गुजर पर सिसक कर मरने से बच जाए। मैंने सड़क पर पहुंचने के बाद रफ्तार काफी तेज कर दी। हल्के झटके लगने से जख्मी वक्फे से कराह रहा था। मैंने उनमें किसी को खास तौर पर मुखातिब किए बगैर कहा, फिक्र न करो, बड़ी सड़क पर पहुंचने के बाद झटके लगने बंद हो जाएंगे। ये बताओ कैसे कौन से अस्पताल ले जाना है। मेरी बात सुनकर पिछली सीट पर बैठे कालिए ने तड़क कर जवाब दिया, हम किसी अस्पताल नहीं जा रहे, गाड़ी आगे बढ़ाते रहो, जहां हम कहें हमें उतार कर अपने रास्ते चले जाना। मैंने कुछ हैरानी और कुछ परेशानी के साथ कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसे गोली लगी है, लहू जाया हो रहा है और हर गुजरता लम्हा इसे मौत के करीब ले जा रहा है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके गोली नहीं निकाली तो ये मर जाएगा। उसने मेरे लहजे की परेशानी से मुतासिर हुए बगैर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पुलिस वाले इसे पूरे जिले के अस्पतालों में ढूंढ रहे होंगे, वो इसे देखते ही गोली मार देंगे। मैंने जवाब में ठोस लहजे में कहा, पुलिस वाले इसे मारें या न मारें, इस हालत में इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। गोली अभी तक इसके पेट में है ना। इस मर्तबा खुद जख्मी ने मेरे सवाल का जवाब दिया। उसने कराहते हुए कहा, हाँ, पसलियों से नीचे लगी है, परंतु यशवंत ठीक कह रहा है, पुलिस वाले मुझे देखते ही गोली मार देंगे। पूरा 5000 रुपया इनाम है मेरे सर पर। मुझे उनके हाथों उपमान वाली मौत नहीं मरना। तुम हमें जंगल में छोड़कर चले जाओ। मैंने गर्दन घुमाकर एक नजर जख्मी को देखा और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है भाई? कदरे तजब्जुब के बाद उसने कहा, सुभाष कांत। उसके लहजे में दर्द की अजियत नुमाया थी। मैंने कहा, देखो भाई सुभाष, वैसे तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि मैं अपने रास्ते चला जाऊं, परंतु मेरे भेजे में कुछ गड़बड़ है और मुझे तुम्हें यूं मरने के लिए छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। अगर पुलिस वाले सचमुच तुम्हारी जान लेने पर उतारू हैं तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाने पर जोर नहीं दूंगा, मगर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किसी न किसी तरह इलाज जरूरी है। सुभाष ने किसी न किसी तरह एक बार फिर बोलने की हिम्मत यकजा कर ली। बोला, परंतु ये इलाज कौन करेगा? पहले तो जितनी जल्दी हो सके गोली निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मरहम पट्टी, दवा दारू। मैंने कहा, अगर जर्राही के कुछ औजार मिल जाएं तो मैं गोली निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, मरहम पट्टी भी कर दूंगा। मुझे ये काम थोड़ा बहुत आता है, दवाइयाँ तो बाजार से मिल ही जाएंगी, मगर अपने साथियों को समझा दो कि इस कोशिश में तुम्हारी मौत हो गई तो मुझे दोषी न ठहराएं। सुभाष ने अपनी तकलीफ दबाते हुए कहा, तुम चिंता न करो, इनकी तरफ से मैं वचन देता हूँ, तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हें भारी राशि इनाम दूंगा। मैंने कहा, तुम मुझे सुरिंदर शर्मा कह सकते हो सुभाष, मैं एक खाता पीता व्यापारी हूँ, मुझे इनाम का लालच नहीं है। मैंने एक इंसान की जिंदगी बचा ली, मेरे लिए इतना इत्मीनान ही बहुत है। अब तुम बोलना बंद करके आराम करो। उसके बाद मैं उसके साथ बैठे पिस्तौल बरदार से मुखातिब हुआ, यशवंत, हम इसी तरह सड़क पर चलते रहे तो कुछ ही देर में हाईवे पर पहुंच जाएंगे। तुम बताओ कहाँ गाड़ी को मोड़कर जंगल में ले जाना है।
जगह महफूज होनी चाहिए जहां मैं बेफिक्र होकर सुभाष का ऑपरेशन कर सकूं। यशवंत ने मुझे मुखातिब करने की बजाय मेरी बगल में बैठे अपने साथी को कहा, योगेश, तुम सुरिंदर जी को अपने ठिकाने तक पहुंचने का ऐसा रास्ता बताओ जिसमें कम से कम खड्डे हों। सुभाष भैया को बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, गाड़ी को पंक्चर होने से भी बचाना है, रास्ते में ज्यादा कांटेदार झाड़ियां भी ना हो। ये सुनते ही योगेश फौरन पुरजोश अंदाज में मेरी रहनुमाई करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी सड़क से बाएं तरफ उतरकर एक नाहमवार से रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। दोनों तरफ घनी झाड़ियों और दरख्तों का सिलसिला चल रहा था। जगह जगह रास्ते के ऐन दरमियान में भी झाड़ियां उगी मिल रही थी, लिहाजा मुझे बहुत एहतियात से आगे बढ़ना पड़ रहा था। मेरे पास इजाफी टायर मौजूद था, लेकिन मैं टायर बदलने की उलझन से हत्तुल इम्कान बचना चाहता था। फरलांग भर आगे बढ़ने के बाद रास्ता मजीद नाहमवार और झाड़ियां मजीद घनी हो गईं। हिचकोलों में इजाफा होने पर मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। बिलाखिर एक जगह गाड़ी मजीद आगे बढ़ने की बिल्कुल गुंजाइश न रही और मुझे ब्रेक लगाने पड़े। तभी योगेश ने कहा, हम ठिकाने पर पहुंच गए हैं, बस 40-50 कदम पैदल चलना पड़ेगा। यशवंत ने उसकी पुरजोश तायद की। मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम दोनों बहुत संभाल कर सुभाष को ले चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। सुभाष के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो हत्तुल इम्कान अपने साथियों की बजाय अपने सहारे चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने यशवंत के हाथ में मौजूद सूटकेस लेने की कोशिश की, लेकिन उसने नरमी से इनकार कर दिया। मैं यही कयास कर सकता था कि उस सूटकेस में शायद लूट मार का भारी माल मौजूद है। वाकई हम कुछ ही देर में एक कदीम तर्ज के पुख्ता मकान के करीब पहुंच गए। वो जगह किसी जमाने में शायद जंगल के निगहबान सरकारी एहलकारों का मस्कन रही होगी, मगर अब उस पर इन लुटेरों का कब्जा था। यशवंत ने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कोई रद्द अमल न होने पर उसने पहले से ज्यादा जोर से दस्तक दी। थोड़ी देर में अंदर कुछ खटपट हुई और फिर दरवाजा खुल गया। मैंने देखा वो 60 साल के लगभग उम्र का बूढ़ा था, जिसके सर के बाल और दाढ़ी मूछ बेहंगम अंदाज में बड़े हुए थे। यशवंत ने उसे तेलुगु में डांटा, लेकिन उस शख्स ने उसकी सरजनिश नजरअंदाज कर दी। उसकी छोटी छोटी आंखें सुभाष का जायजा ले रही थीं। यकलख्त वो मुंह से बेमानी आवाजें निकालते हुए सुभाष से लिपट गया। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यशवंत ने उसे टपट कर शायद सुभाष से दूर हटने और रास्ता छोड़ने को कहा। वो पीछे तो हट गया, ताहम उसने सुभाष के जख्म की तरफ इशारा करते हुए नाकाबिल फहम आवाजें निकालकर वावेला करने का सिलसिला जारी रखा। हम अंदर पहुंचे तो देखा कि 2 कमरों और बड़े से सहन पर मुश्तमिल मकान की हालत काफी बेहतर है। दोनों कमरों में 6-7 बड़ी बड़ी चारपाइयां बिछी हुई थी। सामने ताक में गैस के हंडे रखे थे। ताहम कमरों के बाहर दालान नुमा जगह पर खड़ी एक मोटरसाइकिल मेरी तवज्जो का खुसूसी मरकज बनी। सहन में एक छप्पर तले एक भैंस बंधी हुई थी, जो शायद 2 हफ्ते पहले ही मां बनी थी। उसका चितकबरा बच्चा भी उसके सामने ही मौजूद था। इस दौरान में यशवंत और योगेश अपने जख्मी साथी को एक पलंग पर लिटा चुके थे।